चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ठीक, इसको √3 आपका एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करने के लिए मुझे इस क्वेश्चन को सबसे पहले √3 को जो है रेशनल नंबर मान के चलना होगा। फिर मैं ये दिखा दूंगा कि मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैंने जो माना है रेशनल नंबर इसको गलत माना है। ठीक, तो इसका मतलब होगा कि √3 एक रेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को शुरू यही से करेंगे कि लेट अस एज्यूम √3 इज रेशनल। ठीक, अगर ये रेशनल है तो रेशनल नंबर की हमारे पास जो डेफिनेशन होती है वो ये कि रेशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या कहीं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो √3 को मैं P/Q लिख सकता हूँ क्योंकि ये रेशनल नंबर है, राइट। और देखो उसकी रेशनल नंबर में एक कंडीशन होती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर P और Q जो होते हैं वो आपके इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स, राइट। ये रेशनल नंबर की कंडीशन होती है। तो अगर मैंने इसको रेशनल माना है तो उस कंडीशन में इसको पुट कर दिया, राइट। अब मैं एक चीज यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि P और Q जो है P/Q ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कहें कि ये दोनों कोप्राइम है। ठीक, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे वेयर P, Q आर कोप्राइम। देखो दो नंबर कोप्राइम कब होते हैं? जब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, या कहें कि उनका HCF 1 है। कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच से कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है। ठीक, तो अगर चाहो तो आप ये लाइन लिख सकते हो, हेंस P, Q do not have any common factor। देखो कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब होता है कि डिवाइड करना। यानी कि अगर आपसे मैं कहूं कि किसी नंबर में से कोई नंबर कॉमन लो, तो आप सिंपल सा तरीका ये होगा कि आप उसे डिवाइड ही करते हैं। देखो इस चीज को समझ लेते हैं कि भाई अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरे पास दो नंबर है, लेट्स से 10 और लेट्स से 8, और मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर से कुछ कॉमन लो, तो आप कहोगे सर 2 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 4। तो बेसिकली आपने क्या किया होगा कि 10 को 2 से डिवाइड किया होगा तब 5 आया होगा, राइट। और 8 को भी 2 से डिवाइड किया होगा तब 4 आया होगा, है ना। तो कॉमन लेने का मतलब क्या है? डिवाइड करना। तो अगर मैं इसको और थोड़ा डीप में समझूं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि P और Q को कोई एक नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक, यहाँ पे इस लाइन में इस क्वेश्चन का रिशोर है बिल्कुल, वो ये कहना चाह रहा है कि कोई एक नंबर ऐसा नहीं है जो P और Q दोनों को डिवाइड कर दे। अब बस मुझे पूरे क्वेश्चन में यही प्रूव करना है कि हाँ एक ऐसा नंबर है जो P और Q दोनों को डिवाइड कर सकता है, राइट। चलो देखते हैं कैसे हम उस नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अब Q यहाँ पर √3 = P/Q है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, छोटा सा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि अगर मैं Q को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इंटू P। भाई Q डिवाइड में है तो इधर पहुंचेगा मल्टीप्लाई में, राइट। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करना है तो देखो √3 Q का स्क्वायर अलग होगा और P का स्क्वायर अलग होगा। ठीक, तो देखो √3 का स्क्वायर अलग होगा जो कि 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। √3 का स्क्वायर अलग और Q का स्क्वायर अलग। भाई दो नंबर अगर स्क्वायर अलग लग रहा है तो अलग अलग लगा सकते हैं दोनों पे, इंटू P स्क्वायर। और स्क्वायर और √ आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3Q² = P स्क्वायर। और एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आपको और कहना है, वो क्या कि 3 को आप P स्क्वायर के डिवाइड में ले आएंगे। देखो Q² = P स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। चलो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो Q और P मेरे पास क्या थे? स्टार्टिंग में मैंने इनको माना है कि P और Q जो है आपके इंटीजर्स, राइट। तो देखो अगर आप Q को ध्यान से देखेंगे तो Q आपका एक इंटीजर है, और इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है? इंटीजर, राइट। यानी कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है P स्क्वायर को 3 से डिवाइड करके जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका एक इंटीजर,
ठीक, अब इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास एक नंबर है लेट्स से 20, उससे मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम जाएगा, आप कहोगे 4 टाइम। मैं सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करता हूँ, रिजल्ट क्या है आपका, एक इंटीजर। चलो अगर मैं 22 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 4.4। ठीक, क्या ये एक इंटीजर है? इसका मतलब है कि कोई नंबर अगर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ध्यान से देखना, अगर कोई नंबर किसी को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो इंटीजर आता है। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह रहा है, तो रिजल्ट मेरा इंटीजर नहीं आता। सिंपल सी बात, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो रिजल्ट इंटीजर आएगा। चलो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आया है, क्यू स्क्वायर तो रिजल्ट है भाई, पी स्क्वायर को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो मुझे रिजल्ट मिला क्यू स्क्वायर। क्यू इसका रिजल्ट है और क्यू आपका इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी इंटीजर रहेगा। तो ये रिजल्ट मुझे कब मिला होगा, इंटीजर कब आया होगा, जब 3 ने पी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड किया होगा। तो क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 इज डिविजिबल बाय 3। भाई पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा, राइट, क्योंकि वो इंटीजर बना रहा है। चलो अब देखो मेरे पास एक छोटी सी थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कह रही है, वो थ्योरम कह रही है कि अगर आपके पास एक प्राइम नंबर है p, ठीक, और आपके पास एक इंटीजर है a, तो इंटीजर का स्क्वायर अगर उस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। कैसे, मतलब अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक इंटीजर लेट से 9 है और एक प्राइम नंबर 3 है, ठीक, तो कह रहा है कि अगर इंटीजर का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 से अगर इसको डिवाइड करोगे आप कितना जाएगा 27 टाइम। तो वो ये कह रहा है कि जो आपके पास इंटीजर था p, राइट 9, ये भी p से डिवाइड होगा, यानी कि ये भी आपका डिवाइड जो कि हो रहा है। तो यानी कि थ्योरम जो कह रही है वो ये कह रही है कि आपके पास अगर एक प्राइम नंबर, देखो यहाँ पे 3 है, वो एक इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक, थ्योरम से, राइट। देखो अगर p 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं p इक्वल टू 3n। भाई ये कैसे आया देख लेते हैं, p इक्वल टू 3n। चलो लेट्स से मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 से मुझे 10 को डिवाइड करना है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, आप कहोगे 2 5 जा 10, यानी कि जो डिविडेंट होता है, ये डिविडेंट है, ये डिविजर है और ये कोसेंट है, तो डिविडेंट इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो ऐसे ही तो लिखा जाता है, यानी कि जिस नंबर को आपने डिवाइड किया उसे एक तरफ और बाकी दोनों नंबर एक तरफ, ठीक, यही तो लिखने का तरीका होता है। अब सेम ही चीज अगर मैं यहां पर देखूं कि ये कह रहा है कि p 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 p को डिवाइड कर रहा है, राइट। तो यानी कि 3 से p, क्योंकि p कोई नंबर होगा और p हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या नंबर है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि 3 जो है इसको m टाइम डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि 3 की m टाइम मल्टीप्लाई p बना रहा होगा। भाई जब मुझे p नहीं पता तो m भी मैं अपने आप से कोई एक नंबर मान सकता हूँ। अब अगर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, p जो नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है उसे एक तरफ और बाकी दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके एक तरफ 3, ठीक। भाई कोसेंट सॉरी डिविडेंट इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट, यही तो होता है लिखने का तरीका। सेम चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी है p इक्वल टू 3m, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है कि इक्वेशन नंबर 2 से p की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखनी है। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1। देखो भाई इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और p की जगह क्या रखूंगा मैं 3n, राइट। तो यहां पर रख देंगे 3n, स्क्वायर हो रखा है तो स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि p का स्क्वायर है, अपॉन में 3, राइट। क्यू स्क्वायर
इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, क्योंकि दोनों के अलग अलग स्क्वायर होगा, अपॉन में 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स, तो क्यू स्क्वायर आ गया आपका 3m स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन नंबर 3। अब आप एक चीज और कीजिए जो लास्ट एक्सप्रेशन में किया था कि 3 को क्यू स्क्वायर के डिवाइड में लीजिए, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू एम, इक्वेशन नंबर 3। देखो अब मैंने जब यहाँ पे p इक्वल टू 3m लिखा था तो m क्या रहा होगा, m रहा होगा एक इंटीजर, वो कैसे देख लेते हैं भाई। देखो मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिया था कि p को 3 जो है वो m टाइम्स डिवाइड कर रहा है, चूंकि ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो m क्या होना चाहिए एक इंटीजर। भाई अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो उसका रिजल्ट इंटीजर आता है। तो अगर 3 p को m टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो m तो इंटीजर होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब है कि m यहाँ पे एक इंटीजर है। ठीक, देखो अब यही कंडीशन जो पिछले वाले में आई थी कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, 3 यहाँ पे क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जो रिजल्ट है मेरे पास वो इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर। तो इंटीजर कब होगा, जब 3 जो है क्यू स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, राइट। तो मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक, तो थ्योरम से मैं ये भी कह सकता हूं कि Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। भाई अगर Q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है तो Q भी डिवाइड हो सकता है, राइट। तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब देखो मैं अपने क्वेश्चन में 2 लाइनों पे फोकस करता हूं, एक तो ये P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 और एक Q इज डिविजिबल बाय 3। भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि P को जो है 3 जो है P को डिवाइड कर रहा है, राइट। और यहाँ पे इस लाइन में ये कह रहा है कि Q जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 जो Q को भी डिवाइड कर रहा है। अब जब हमने क्वेश्चन अपना शुरू किया था तो हमने कहा था कि P और Q को प्राइम नंबर है, इसका मतलब है कि P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और हमने एक और तरीके से इसको समझा था कि P और Q को कोई कॉमन नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक, और अब हम खुद कह रहे हैं कि P3 जो है P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हमारी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली P, Q आर नॉट कोप्राइम। बी कोप्राइम कैसे हो गए, बी कोप्राइम तो रहे नहीं क्योंकि 3 ना डिवाइड कर रहा है, राइट। अगर ये कोप्राइम नहीं रहे और हमने इन्हें कोप्राइम माना था, इसका मतलब क्या है कि हमारा अजम्पशन गलत हो गया। भाई हमारा अजम्पशन गलत है, राइट। thus our assumption is incorrect। अगर हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है तो सही अजम्पशन क्या होना चाहिए, ये सही नंबर क्या होना चाहिए, वो ये कि जो नंबर हमें दिया गया था √3 वो इरेशनल होगा, क्योंकि हमने अजम्पशन में ये भी तो माना है कि √3 एक रेशनल नंबर है, यानी कि अगर हमारा अजम्पशन गलत है तो √3 इरेशनल तो होना चाहिए, हेंस √3 इज इरेशनल, राइट। रूट। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 कि शुरू ऐसे ही होगा जो लास्ट क्वेश्चन हुआ था कि जो नंबर हमें इरेशनल प्रूफ करना आप उसको रेशनल मान लेंगे। तो लेट अस अज्यूम 5 माइनस √3 इज रेशनल। भाई अगर ये रेशनल है तो इसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। यानी कि 5 माइनस √3 को आप लिख सकते हैं P/Q। देखो यहां पर कंडीशन यही होती है रेशनल नंबर की कि Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या है आपके इंटीजर्स। भाई ये तो रेशनल नंबर की कंडीशन होती है, राइट। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें ये कहना है कि अंडर रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर है या कहें ये अंडर रूट वाला जो रेशनल नंबर है उसे इक्वल के एक साइड लेना और बाकी सारे नंबर इक्वल के दूसरी साइड, ठीक। तो देखो √3 को आप यही रहने दीजिए और बाकी इसके अलावा जितने नंबर हैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाइए। √3 माइनस का तो इसे माइनस में रहने दीजिए। 5 देखो 5 के आगे प्लस है तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस का,
पी अपॉन क्यू माइनस 5। देख लीजिए इसको दोबारा से, भाई √3 माइनस का था तो ऐसे लिखा रहने दिया, 5 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इक्वल के दूसरी तरफ साइन चेंज हो जाएगा। हमने कहा है कि हमें अंडर के अंदर जो नंबर है रेशनल नंबर वही रहने देना है एक साइड, उसके अलावा बाकी सारी चीज दूसरी तरफ। तो ये माइनस से हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। इसका मतलब है कि माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस यहाँ से हटाइए तो माइनस दूसरी तरफ से मतलब अगर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी। तो इसका एक आसान तरीका ये होता है कि आप हर जगह दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी जितने भी साइन आ रहे हैं प्लस और माइनस सबको चेंज कर दीजिए। इसको प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली चीज जो आपका प्लस है ये माइनस हो जाएगा पी अपॉन क्यू, और ये जो माइनस वाला है ये आपका प्लस हो जाएगा। राइट, मतलब सारे साइन लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी आप चेंज कर दीजिए। ठीक, अब देखना है हमें इस क्वेश्चन में राइट पार्ट। राइट पार्ट क्या है? माइनस पी अपॉन क्यू प्लस 5। ठीक, अगर आप इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 प्लस का प्लस वाला नंबर पहले लिख दीजिए, पी अपॉन क्यू बाद में लिख दीजिए। देखो 5 हमारे पास कैसा नंबर है? एक रेशनल, क्योंकि 5 के अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं, तब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। राइट, तो ये एक रेशनल नंबर है माइनस, और पी अपॉन क्यू क्या है हमारे पास? एक रेशनल नंबर, क्योंकि भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। और अगर रेशनल नंबर के अंदर से अगर एक रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो जो कंप्लीट रिजल्ट होता है वो भी रेशनल ही आता है। ठीक, रेशनल नंबर के अंदर से आप कोई भी रेशनल नंबर माइनस करो, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हमेशा आपका रिजल्ट रेशनल ही रहेगा। ठीक, इसका मतलब है कि ये जो कंप्लीट रिजल्ट है मेरे पास ये क्या है? रेशनल। तो मैं लिख सकता हूं इसको 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज रेशनल। ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो रेशनल के सामने जो इक्वल के दूसरी तरफ नंबर है वो भी रेशनल होना चाहिए। रेशनल इक्वल टू रेशनल, तो हम कह सकते हैं सो √3 इज रेशनल। देखो भाई रेशनल नंबर के इक्वल में रेशनल नंबर, तो हमने लिख दिया कि √3 इज रेशनल नंबर। लेकिन हम तो ये बात जानते हैं कि √3 तो एक इरेशनल नंबर है, ये तो एक फैक्ट है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो हम कह सकते हैं we know that √3 is irrational। भाई ये बात एक फैक्ट है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √3 जो है एक रेशनल नंबर आ रहा है, यानी कि दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। जो हम जानते हैं या जो फैक्ट है उसमें और जो क्वेश्चन में आ रहा है इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से आया? ये आया हमारी गलत अजम्पशन के कारण, जो हमने गलत अज्यूम किया है कि 5 माइनस √3 जो है एक रेशनल नंबर है। राइट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। इज इनकरेक्ट। अगर हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है तो सही अजम्पशन क्या होना चाहिए? भाई 5 माइनस √3 को रेशनल माना था हमने, तो 5 माइनस √3 रेशनल होना चाहिए। राइट, हेंस 5 माइनस √3 इज इरेशनल। प्रूव्ड। राइट, देखो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का, वो है एग्जाम्पल नंबर 7। क्या है एग्जाम्पल नंबर 7? वो कह रहा है सो दैट (3√2) इज इरेशनल। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है पिछले जैसा, जो लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल उसी की तरह है। ठीक भाई, एक आपका इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई में आ रहा है, और मैंने कहा था कि अगर एक रेशनल नंबर के साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ रहा है तो आप सेम ही तरीका अपनाएंगे जो पिछले क्वेश्चन का, तो बिल्कुल सेम ही सॉल्यूशन है, कोई अंतर नहीं है। देखो हमें करना क्या है कि सबसे पहले कि जो आपके पास नंबर दे रखा है उसको रेशनल मानना है। तो लेट अस अस्यूम 3√2 इज रेशनल, और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। राइट, तो 3√2 का पी अपॉन क्यू भी बोल सकते हैं, जहां पे क्यू को 0 नहीं होना चाहिए। राइट, और पी और क्यू आपके इंटीजर्स हैं।
चलो अब देखो कंडीशन वही रहेगी कि अंडर रूट के अंदर जो इरेशनल नंबर है इसको एक तरफ रहने दें और बाकी सारे नंबर दूसरी तरफ। तो इसके साथ तो सिर्फ 3 आ रहा है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ ले जाओ। तो आप कहोगे अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन 3 मल्टीप्लाई में, इधर पूछेगा डिवाइड में। ठीक, चलो अब देखेंगे हम इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, आप कहोगे कि पी अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर है और इसको 3 से डिवाइड किया गया है। भाई रेशनल को अगर मैं रेशनल नंबर से डिवाइड करता हूं तो मेरा जो कंप्लीट रिजल्ट है वो भी रेशनल ही रहेगा। अभी मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर को आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो किसी दूसरे रेशनल नंबर से, तो जो रिजल्ट रहता है कंप्लीटली वो रेशनल ही रहता है। मतलब पी अपॉन 3Q जो है आपका वो क्या है, एक रेशनल, इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो उसके सामने वाला भी रेशनल ही होना चाहिए, राइट। रेशनल इक्वल टू रेशनल, सो रूट 2 इज रेशनल। अगर रूट 2 रेशनल है, लेकिन हम तो ये बात जानते हैं कि रूट 2 जो है आपका एक रेशनल नंबर, ये तो फैक्ट है, राइट। वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल। भाई देखो ये फैक्ट के हमारे अकॉर्डिंग तो रूट 2 इरेशनल है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूट 2 जो है रेशनल है, यानी कि दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे गलत अजम्पशन के कारण आया है, जो हमने कहा है कि 3 रूट 2 एक रेशनल नंबर है। ठीक, thus our assumption is incorrect। is incorrect। इसका मतलब सही चीज क्या होना चाहिए, वो ये कि 3 रूट 2 एक रेशनल नंबर है। भाई हमारा अजम्पशन 3 रूट 2 रेशनल नंबर था और वो गलत है, तो होना क्या चाहिए कि 3 रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। 3 रूट 2 इज इरेशनल, बस प्रूफ्ड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और इससे जो जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ही तो है। पहले हमने इसको रेशनल माना है, फिर उसके बाद में ये 4 लाइन सेम सी लाइन है। लैंग्वेज आपकी, आप कैसे भी लिख सकते हो, तरीका वही रहेगा कि अंडर रूट के अंदर वाला जो नंबर वो एक साइड, बाकी सारी चीजें एक तरफ। सामने वाली चीज हमेशा रेशनल नहीं बनाएगी। तो रेशनल इक्वल टू रेशनल, जो कि वास्तव में रेशनल होता है तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, मतलब आपका जंक्शन गलत हो जाएगा। तो जो चीज हम प्रूफ करने के लिए दी गई है वो प्रूफ हो जाएगी, हैंस प्रूफ्ड। और यही था आपका आंसर। ठीक, तो चैप्टर नंबर 1 के सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल नंबर 7 तक हमने कवर कर लिए न्यू एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।